साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है ना बच्चों। विभिन्न एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए है ना हम लेकर आते हैं जीएस के टॉप क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में या तो आए हुए हैं या उनके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपको पैट के एग्ज़ाम में, एसआई के एग्ज़ाम में, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, ठीक है, या किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है ना बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं या उनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बेटा चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं है ना अपनी क्लास को, जिसका नाम है टॉप 10 जीएस क्वेश्चन है ना। जीएस के वो शानदार सवाल जो कहीं ना कहीं एग्ज़ामों में या तो आए हुए हैं या इनके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और हाँ मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि वीडियो को लास्ट तक देखें और नोट्स बनाएं, ठीक है, और चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, और जो पुराने हो चुके हैं है ना वो कहीं भी दूर तक इस चैनल को फैला दीजिए आप। ठीक है, और मेरे चैनल को आप शेयर कर दें है ना, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जो लोग अभी तक मुझे नहीं जानते हैं या वो अभी तक मुझसे नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप अपना काम भी करेंगे, मेरा काम भी करेंगे ये। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भैया अपना पहला सवाल। तो हमारा जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये है, देखिए है ना, टॉप 10 क्वेश्चन के अंतर्गत पहला सवाल है कि पनामा नहर जो पनामा कैनाल है, पनामा नहर है ना, का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आता 1869 में, ऑप्शन आता 1980 में, ऑप्शन है 1905 में, ऑप्शन है 1914 में। तो पनामा नहर बनी थी बेटा 1914 में। पनामा नहर 1914 में बनी थी। ठीक है, अब मैं कुछ बातें और आपको बताता हूँ है ना पनामा नहर के बारे में। हम बात कर रहे हैं पनामा नहर की। पनामा नहर, ठीक है, देखिए पनामा नहर, ये जो पनामा नहर है आप मैप में देखोगे ना तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी टैल है, पूंछ है, इस तरीके से है, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, और नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये वाला हिस्सा है, ऐसा बना लें आप। ठीक है, याद रखने के लिए इनके बीच में है पनामा नहर। तो मेरा पहला सवाल ये है कि पनामा नहर किन किन महाद्वीपों को अलग करती है? किन किन महाद्वीपों के बीच में है पनामा नहर? सवाल बनाइए, किन किन महाद्वीपों के बीच में है पनामा नहर। तो सवाल बन जाएगा कि जो पनामा नहर है वो अलग करती है, किस किस को अलग करती है बेटा? तो आप कहोगे कि भाई साहब उत्तरी अमेरिका को अलग करती है किससे? दक्षिणी अमेरिका से। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, ऊपर रह जाएगा उत्तरी अमेरिका, नीचे हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ये जो देश है ना, ये जो छोटा सा देश है, इसी देश का नाम है पनामा। तो पनामा नहर, यहाँ जो छोटा सा देश लगता है दक्षिण अमेरिका का, उसका नाम है कोलंबिया। तो अगर मैं कहूँ कि पनामा नहर किन देशों को अलग करती है, ये तो हो गए दोनों महाद्वीप है ना। अब सवाल आता है कि पनामा नहर किन दो देशों को अलग करती है। तो दो देश कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका का देश हो जाएगा पनामा, कि भाई साहब पनामा देश है ना, और दक्षिणी अमेरिका का देश हो जाएगा कोलंबिया। तो आप कह सकते हो कि भाई साहब पनामा नहर जो है अलग करती है पनामा देश को और कोलंबिया देश को, है ना। कोलंबिया देश और पनामा देश के बीच में है पनामा नहर।
ठीक है। चलिए देखो, ये जो पनामा नहर है, ध्यान से देखना, ये जो पनामा नहर है, इस पनामा नहर के लेफ्ट हैंड में पड़ता है उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, इसको हम बोलते हैं पैसिफिक सी। इधर आप जाओगे राइट हैंड में तो मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये देखो मैंने पानी भर दिया तो ये सागर बन गया, महासागर बन गया, ठीक है। ये भी महासागर बन गया लो इस तरह से। तो अब सवाल ये आता कि पनामा नहर किन किन महासागरों को जोड़ती है, इस महासागर और इस महासागर को जोड़ती है। तो किस किस को जोड़ती है बेटा, तो पनामा नहर जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है, तो आप कह सकते हो कि उत्तरी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। इसी उत्तरी अटलांटिक महासागर में कैरिबियन सागर है ना, कैरिबियन सागर, जहां वेस्ट इंडीज वगैरह है ना, मैप में आप देखोगे तो जहां वेस्ट इंडीज वगैरह है, तो कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि उत्तरी प्रशांत महासागर तो होता है लेकिन उत्तरी अटलांटिक महासागर नहीं होता। अगर नहीं होता है तो इसके स्थान पर एक सागर आ सकता है, इसका नाम है ना कैरिबियन, कैरिबियन सागर, तो कैरिबियन सागर को जोड़ती है। अच्छा था क्या, देखो यहाँ पे एक देश पड़ता है, यहाँ पे जो देश है वो आप देखोगे यूएसए, यूएसए के पूर्वी है ना सिरे से पश्चिमी सिरे तक पहुँचने के लिए आपको ये अटलांटिक महासागर जो सबसे बड़ा व्यापारिक महासागर है ना, वहाँ से गुजरते हुए दक्षिणी अमेरिका के है ना अर्जेंटीना वाले हिस्से को पार करते हुए तब यहाँ तक आना होता था। तो इन्होंने क्या करा अमेरिका वालों ने, है ना, पनामा देश में जो छोटा सा एक क्षेत्र था वहाँ पे एक झील थी, पनामा नहर किस झील से गुजरती है, तो झील का नाम है ना गाटन झील। क्या नाम बेटा, गाटन झील। तो गाटन झील को मिलाकर देखो क्या था कि यहाँ पनामा नहर की जगह पहले क्या था, इतना हिस्सा ऐसा मान कर चलो आप इस तरह से एक झील का था, एक झील का था, ये झील बना दी देखो मैंने, है ना। तो थोड़ा सा इधर से काटा, थोड़ा सा अटलांटिक महासागर से काटा, बीच में झील थी, है ना, फिर बीच में बना दी पूरी की पूरी नहर। तकरीबन 82 किलोमीटर लंबी है ये नहर और कहा जाता है कि पनामा देश को सबसे बड़ी इनकम, पनामा देश को ज़्यादातर इनकम जो होती है वो पनामा नहर से होती है, ठीक है। तो अब सवाल देखो तो और क्या बनेगा कि पनामा झील, पनामा नहर जो है वो किस झील से गुजरती है, तो उसका नाम है गाटन झील। अगला सवाल बन जाएगा पनामा नहर पर किसका नियंत्रण है, पनामा नहर किसके अंडर में आती है, तो पनामा देश के अंडर में आती है, ठीक है। और पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, तो बेटा पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। ये कहा जाता है कि 1981 से इसकी खुदाई प्रारंभ हो गई थी, 1881 से खुदाई प्रारंभ हो गई थी और 1914 में जाकर इसको खोल दिया गया पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो सवाल क्या बनेंगे, पनामा नहर किस झील से गुजरती है, पनामा नहर के बीच में कौन सी झील है, तो आप कहोगे गाटन झील। पनामा नहर पर किसका अधिकार है, तो पनामा देश का। पनामा नहर है ना कब बनकर तैयार हुई थी, तो 1914 में। और पनामा नहर किन किन द्वीपों को, किन किन महाद्वीपों को अलग करती है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। किन किन देशों को अलग करती है, तो पनामा और कोलंबिया को अलग करती है। किन किन महासागरों को जोड़ती है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम वो करती है। तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी है ना आपके लिए बहुत बेहतर है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक। चलते हैं, हाँ जी भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है, चलिए जो हमारा दूसरा सवाल है वो ये है, देखिए दूसरा सवाल क्या है, सवाल ये है
भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था? तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर था, वरुण था, आर्यभट्ट था या अग्नि, है ना? तो देखो भास्कर, वरुण, आर्यभट्ट, अग्नि। तो भारत का पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। तो भारत का पहला उपग्रह उसका नाम क्या था बेटा? तो देखो उसका नाम था आर्यभट्ट, है ना? तो भारत का पहला उपग्रह, है ना, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट नाम था। ठीक है, आर्यभट्ट भारत के महान दार्शनिक गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने शून्य को जन्मा है ना? चलिए, ये जो आर्यभट्ट उपग्रह था भारत का, ये किस समय छोड़ा गया? समय पूछा जाता कब छोड़ा गया है, तो उसका टाइम है बेटा 19 अप्रैल, है ना, 19 अप्रैल 1975 को हमने ये उपग्रह छोड़ा था। तीसरा सवाल ये बन सकता है कि ये उपग्रह, है ना, किस देश की मदद से हमने छोड़ा था? तो देखो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी काम तो कर रही थी, इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी काम तो कर रही थी, लेकिन इसरो इस मामले में अभी तक सक्षम नहीं थी, है ना, कि वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करे। ठीक है, इसलिए हमने सहयोग लिया किस देश का? तो पूर्व सोवियत संघ या इसे कह सकते हो आज का रूस की मदद से हमने छोड़ा था। तो सवाल बनेगा कि आर्यभट्ट हमने किस देश की मदद से छोड़ा था? तो आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था वो हमने रूस या पूर्व सोवियत संघ की मदद से छोड़ा था। और कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को हमने छोड़ा था। सवाल ये आता है कि कौन सा प्रक्षेपण स्थल था? प्रक्षेपण स्थल, है ना, तो प्रक्षेपण स्थल कौन सा था? कहां से छोड़ा था, है ना? रूस या पूर्व सोवियत संघ में भी हमने कहां से छोड़ा था, है ना? तो नाम आता है बेकानूर से हमने छोड़ा था। ये जो बेकानूर है आज का, है ना, ये कजाकिस्तान में पड़ता है अब, क्योंकि उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, जो मतलब पूर्व सोवियत संघ जिसको हम बोलते हैं, रूस, कजाकिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब एक ही थे, इन्हें मिलाकर पूर्व सोवियत संघ बना हुआ था। तो वहीं पे बेकानूर पड़ता था, बेकानूर से हमने छोड़ा था इसको, है ना। प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? किस प्रक्षेपण यान से हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च करा था? तो ये जो प्रक्षेपण यान था इसका नाम था, है ना, कॉस्मोस। इसका नाम था कॉस्मोस प्रक्षेपण यान का नाम था, है ना, जिस यान से हमने इसको छोड़ा था। तो सवाल तो ज़्यादा नहीं, देखो, है ना, बस इतना याद रख लो, इसमें से इस बात याद रख लो कि आर्यभट्ट क्या है। तो आप कहोगे कि भाई साहब आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है ना। कब छोड़ा था? तो आप कहोगे, है ना, अप्रैल 1975 में छोड़ा था हमने। ठीक है, किस देश की मदद से छोड़ा था? तो आप कहोगे भाई साहब रूस या पूर्व सोवियत संघ की मदद से हमने छोड़ा था। फिर कहोगे कहाँ से छोड़ा था? तो रूस के बेकानूर से हमने इस उपग्रह को छोड़ा था। तो ये 4 सवाल यहाँ से बनते हैं जो कि काम के सवाल हैं। ठीक है बेटा, इस सवाल से इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। किस अंतरिक्ष यान से छोड़ा था, इससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा तीसरा सवाल है, हाँ जी, तीसरा सवाल है हमारा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद में है, दूसरा है बंगलुरु में है, तीसरा है ट्राम्बे में है, चौथा है तिरुवनंतपुरम में है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जब मैंने आपको इसरो कराया था, है ना। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के जनक, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के जनक के रूप में हम जानते हैं विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई, है ना। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यहां से कई सवाल बन जाएंगे। ये बना कब था? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बना कब था?
तो बना था 1962 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर है ना? तो स्थान है जिसका नाम है बेटा थुम्बा। या तो ये मिलेगा आपको थुम्बा, ये थुम्बा नहीं मिलता है तो त्रिवेंद्रम, और अगर ऑप्शन में त्रिवेंद्रम भी नहीं मिलता है तो मिलेगा तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम जो कि किस राज्य में पड़ता है? तो केरला में, केरल में है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र 1962 में बना था, थुम्बा में है, त्रिवेंद्रम में है, तिरुवनंतपुरम में है, केरल में है ये। ठीक है, यहाँ होता क्या है, काम क्या है? तो यहाँ पर काम क्या है? आपने देखा होगा भारत जो उपग्रह लॉन्च करता है, छोड़ता है उपग्रह, है ना, उनको उनकी डिजाइन, उनका निर्माण होता है, उपग्रह बनाने का निर्माण होता है। यहाँ पर रॉकेट बनाए जाते हैं, है ना, और यहीं से प्रक्षेपण यान बनाए जाते हैं। तो यहाँ काम क्या है? प्रक्षेपण यान, कोमा रॉकेट, है ना, कोमा कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, है ना। इनका निर्माण कहाँ होता है भारत में? तो इनका निर्माण कहाँ होता है ना, भारत में रॉकेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो आप कहोगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरला में, है ना। भारत में प्रक्षेपण यान कहाँ बनाए जाते हैं? जैसे GSLV, PSLV का नाम आप सुनोगे, है ना, तो ये बनाए जाते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। भारत कृत्रिम उपग्रह बनाता कहाँ है ना, तो तिरुवनंतपुरम से बनाता है। इनको छोड़ते कहाँ से हैं, है ना? रॉकेट, प्रक्षेपण यान या कृत्रिम उपग्रह भारत कहाँ से छोड़ता है? तो मैंने बताया था, है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप है, वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, वहाँ से इसरो अपने उपग्रह को छोड़ता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो चौथा सवाल है वो कुछ इस तरह से है ना। देखिए, चौथा सवाल जो है वो हमारा कुछ इस तरह से है कि राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा कौन थे? एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, तबला वादक थे, चित्रकार थे या शास्त्रीय गायक थे? तो राजा रवि वर्मा कौन थे बेटा? वो एक चित्रकार थे, है ना। तो 2-3 बातें और देख लो। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा का जन्म जो था, है ना, वो किस राज्य में हुआ था? तो राज्य जरूर याद रख लें, वो केरला के निवासी थे, केरल में रहते थे, वो केरल में उनका जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा को प्रसिद्धि मिली, वो प्रसिद्ध हुए किस मामले में? पेंटिंग के मामले में, चित्रकार। और चित्रकार में भी किस प्रकार के चित्रकार थे वो, है ना, तो है ना, तेलीय चित्र, तेलीय चित्र बनाते थे वो, है ना, ऑयल पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स बनाते थे वो, है ना। तो तेलीय चित्र के लिए फेमस थे। ठीक है, और देखो उनके जो चित्र हैं जो उन्होंने बनाए हैं, फेमस हुए हैं। महाभारत में जो सीन थे, है ना, महाभारत कोमा रामायण के चित्र, महाभारत और रामायण के चित्र बनाने के लिए फेमस थे राजा रवि वर्मा। तो आपको राजा रवि वर्मा से इतना याद रखना है कि वो केरल के थे, पेंटर थे वो, है ना, पेंटिंग का बनाते थे, और उनकी पेंटिंग में रामायण और महाभारत के चित्र ज़्यादा हैं। ठीक है, और किस प्रकार के? तेलीय चित्र, है ना। वो आपने सुना होगा, साइंस में क्वेश्चन आता है कि, है ना, तेलीय चित्रों को पुनः उभारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तेलीय चित्रों को पुनः उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तेलीय चित्रों को पुनः उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में लिख के बताना है। तेलीय चित्रों को उभारने के लिए, पुनः उभारने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? केमिस्ट्री का सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट्स में, है ना, लिख के मुझे बताना उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो
तो राजा रवि वर्मा से आप इतना जान लेंगे, यही बहुत आपके लिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा, है ना। चलिए पांचवा सवाल है अपना, पांचवा सवाल देखिए, पांचवें सवाल में कहा गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय, है ना, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में, लखनऊ में, कानपुर में, भोपाल में। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आता है अपना शिमला। देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यहां से देख लिया थोड़ा सा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह है बेटा शिमला में, शिमला है हिमाचल प्रदेश में, और ये संस्थान बना था 1949 में, है ना। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बना था 1949 में, और कहाँ है ये, शिमला में। अब कुछ बात करते हैं हम पोटैटो के बारे में, आलू के बारे में। देखिए, है ना, आलू से सवाल आते हैं कि जो आलू है उसका खाने योग्य भाग कौन सा है। खाने योग्य भाग, ये साइंस का सवाल है कि आलू का क्या खाया जाता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, क्या खाया जाता है। तो उसका सही जवाब आता है तना। तो आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है बेटा, वो होता तना। दूसरा सवाल बहुत शानदार बनता है, वो सवाल ये है कि आलू किस चीज़ का स्रोत है, इसका स्रोत क्या है ना। तो स्रोत क्या है, तो आलू से मिलता है स्टार्च, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है स्टार्च, और कार्बोहाइड्रेट से ही शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ना। लगभग हमें 66% ऊर्जा, है ना, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती ऊर्जा, ऊर्जा जब मिल जाएगी तो हमारे शरीर में ताकत आ जाएगी, और ताकत आ जाएगी तो हम कामों को करना शुरू कर देंगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो लोग उपवास करते हैं, जो लोग व्रत वगैरह रहते हैं, उपवास करते हैं, अगर वो एक टाइम खाना खाते हैं या एक टाइम कुछ फलों का, या तो फल आहार लेते हैं, फलों को आहार के रूप में लेते हैं, या फिर वो आलू का इस्तेमाल करते हैं, आलू से एनर्जी मिल जाती है, आलू से ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है तो व्यक्ति, है ना, कामों को करने में, ये शारीरिक गतिविधियों को चलाने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं, है ना। आलू, आलू की उत्पत्ति मानी जाती है, कहा जाता है कि जो आलू है ना, वो कहाँ से आया है। तो इसकी जो उत्पत्ति है, आलू की उत्पत्ति मानी जाती है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील का जंगल या फिर पेरू का इलाका, है ना। तो पेरू माना जाता है, ये दक्षिणी अमेरिका माना जाता है आलू की उत्पत्ति के मामले में। और देखिए भारत में कौन लाए आलू को, भारत में लाए, है ना। तो भारत में दक्षिणी अमेरिका से आलू को कौन लाया, तो ये लाए थे पुर्तगाली, है ना। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, जहाज निर्माण की कला हमने इनसे सीखी पुर्तगालियों से, और पुर्तगाली ही भारत में आलू को लेकर आए थे। तो ये सवाल पूछा गया है ना। ये भी सवाल पूछा गया, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा, ये भी पूछा गया है कि स्टार्च का स्रोत क्या है, ये सवाल ही पूछा गया कि भारत में आलू को कौन लाया था, तो पुर्तगाली लेकर आए थे बेटा। चलिए, ऐसे ही कहा जाता है आलू का, है ना, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहा जाता, दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है चाइना, चीन। हमारा नंबर बताया जाता है कि भारत जो है वो तीसरे पायदान पर है आलू के उत्पादन में, है ना। भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन आलू का, है ना, वो करता है यूपी, है ना। तो यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। पिछली बार 2020 में करंट में क्वेश्चन चला था कि तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ हुआ था। 2020 में तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान में रख लें। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं,
बहुत काम के हैं, आलू से रिलेटेड। ये क्वेश्चन इतना भी अगर आप पढ़ लोगे, है ना, कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता, तना। आलू से हमें मिलता क्या है, स्टार्च कह दो या फिर कार्बोहाइड्रेट कह दो, है ना। जो लोग उपवास रहते हैं वो आलू का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारत में आलू को कौन लाया था, तो पुर्तगाली लाए थे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो चाइना। और भारत में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होता है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर है अपना 6। ये कह रहे हैं, देखो छठे सवाल में क्या बोल रहे हैं। छठे सवाल में ये हमसे कह रहे हैं कि कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है ना। ये जो कोरू शहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, या ये एक बंदरगाह है, या ज्वालामुखी है, उपग्रह प्रक्षेपण है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कोरू है, ये कोरू जो एक शहर है, और ये कोरू शहर किस देश का है, तो कोरू पड़ता कहाँ है, तो कोरू पड़ता है बेटा फ्रेंच गुयाना में। फ्रेंच गुयाना, है ना। दक्षिणी अमेरिका का जो महाद्वीप है, जब उसमें देखोगे तो गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, है ना, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, ये सब वही हैं। तो कोरू किस देश में पड़ता है, तो फ्रेंच गुयाना में पड़ता है। इस फ्रेंच गुयाना की जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। और इस फ्रेंच गुयाना की जो करेंसी है, मुद्रा, वो है यूरो, है ना, यूरो। ठीक। अच्छा, ये जो कोरू है ये किस लिए दुनिया में फेमस है, ये कोरू जो है वो किस लिए फेमस है, तो यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, यहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो एक प्रसिद्ध किस मामले में, उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है ये, है ना, उपग्रह प्रक्षेपण स्थल। कहते हैं कि दूरसंचार के जो उपग्रह हैं, जिनको हम इनसैट श्रृंखला के उपग्रह बोलते हैं, इनसैट श्रृंखला के उपग्रह कहाँ से लॉन्च होते हैं बेटा, तो वो लॉन्च होते हैं कोरू से। और कोरू किस देश में है, फ्रेंच गुयाना में है। किस महाद्वीप में है, तो आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो कोरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, फ्रेंच गुयाना देश में है। और किस लिए फेमस है ना, उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में। यहाँ से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं इनसैट श्रृंखला के, है ना, इनसैट श्रृंखला के। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, जो कि 7वां क्वेश्चन है। हाँ जी, ये कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, वो भी दूसरा सबसे बड़ा पक्षी, है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी पूछें तो यहाँ से देखो, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी पूछें तो वो तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग। जो शुतुरमुर्ग है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, है ना, सबसे बड़ा पक्षी। तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी अगर पूछते हैं तो पहले नंबर पर आ जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। और दूसरे नंबर पर पूछेंगे तो आ जाएगा एमू। एमू, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी जो है वो है एमू। और पहला सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और एमू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है, चलिए एमू कीवी, है ना, ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, है ना, न्यूजीलैंड में मिलता है एमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 8वां, है ना। 8वें सवाल में क्या कह रहे हैं, देखो, है ना। 8वें सवाल में हमसे बोल रहे थे कि पंचतंत्र, क्या कह रहे हैं बेटा, पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र को किसने लिखा है, जयदेव ने। पंचतंत्र को लिखा है वेदव्यास ने, भवभूति ने, या विष्णु शर्मा ने। तो पंचतंत्र को लिखा है किसने, विष्णु शर्मा ने। अब मैं आपको बताता हूं पंचतंत्र से सवाल बनते हैं तो कैसे कैसे सवाल आते हैं। देखिए पंचतंत्र, है ना, ये जो पंचतंत्र हम बुक की बात कर रहे हैं,
ये कहा जाता है ये किताब लिखी गई थी किस काल में लिखी गई थी, है ना? तो उस समय गुप्त वंश चल रहा था, गुप्त काल में, गुप्त काल में, है ना, पंचतंत्र को लिखा गया था। तो पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? तो गुप्त काल में। दूसरा सवाल ये बन जाएगा कि पंचतंत्र को जब लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया था? तो पंचतंत्र को लिखा गया था संस्कृत भाषा में। संस्कृत की किताब है जिसका नाम है पंचतंत्र। तीसरा सवाल ये है कि इस पंचतंत्र को लिखा किसने था? लेखक। तो लेखक थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को लिखा विष्णु शर्मा ने, है ना। चौथा सवाल पूछा गया है कि पंचतंत्र जो किताब थी वो किस मामले में प्रसिद्ध थी, है ना? तो प्रसिद्ध किस मामले में थी? पंचतंत्र प्रसिद्ध थी किस मामले में? पंचतंत्र में था क्या, है ना? तो कहानियों का संग्रह, कहानियों का संग्रह, है ना, कहानियों का संग्रह, कहानियों की किताब थी पंचतंत्र। उस जमाने में बड़ी फेमस थी, है ना। तो विष्णु शर्मा ने लिखा है ना, पंचतंत्र। कोई सवाल सब पूछे गए हैं कि पंचतंत्र को किस काल में लिखा गया? तो गुप्त काल में, है ना। पंचतंत्र की भाषा क्या थी? तो संस्कृत में लिखी हुई किताब थी। पंचतंत्र को लिखा किसने है? तो आप कहोगे विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र किस मामले में फेमस थी, है ना? तो ये ना तो अर्थशास्त्र की किताब थी, ना किसी राजनीतिक शास्त्र की किताब थी, बल्कि पंचतंत्र जो थी वो कहानियों का एक संग्रह था, कहानियों की किताब थी। और कहा जाता है कि बाइबल के बाद में दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब का नाम पंचतंत्र है। बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम है पंचतंत्र। चलिए बेटा, इस सवाल से इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आता है नमा। हाँ जी, नवे सवाल में कह रहे हैं, देखो बेटा, नवे सवाल में ये कहा गया हमसे कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपका सही जवाब है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, है ना। थोड़ी सी बात देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ना, ये किस देश में है? तो देश का नाम पूछेंगे तो देश का नाम हो जाएगा रूस में है भैया। ये देश पूछेंगे तो देश का नाम हो जाएगा रूस। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो किस देश में है? तो हो जाएगा रूस में, है ना। देखिए, रूस में कहा जाता है कि व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक रूस में एक शहर है, से लेनिनग्राड तक ये रेल मार्ग है। और रूस के जितने भी औद्योगिक नगर हैं, बड़े बड़े शहर जहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं, वो सबके सब ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर पड़ते हैं। अगर आप ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से सफ़र तय कर लेते हैं, है ना, तो आप रूस के उन सभी शहरों का दौरा कर लेंगे, है ना, उन सभी शहरों का दौरा कर लेंगे जहाँ उद्योग धंधे लगे हुए हैं। तो इसलिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का बड़ा महत्व है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जो लंबाई है उसके बारे में कहा जाता है लगभग 9,200, है ना, 59 किलोमीटर है, लगभग, है ना, लगभग 9,259 किलोमीटर है। इसलिए चूंकि इतना लंबा रेल मार्ग कोई नहीं है पूरी दुनिया में, इसलिए इसको कहा जाता है यह विश्व का, है ना, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कहाँ से कहाँ तक है? तो व्लादिवोस्टॉक से लेकर लेनिनग्राड तक। किस देश में है? तो रूस में। कितनी लंबाई है? तो 9,000 प्लस किलोमीटर, है ना। और ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी सवाल है ना। आखिरी सवाल क्या, देखो आखिरी सवाल अपना ये है बेटा कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है?
बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में, आगरा में, दिल्ली में या अमृतसर में? तो बड़ा इमामबाड़ा है भैया लखनऊ में। कहाँ है बेटा? लखनऊ में। और जानकारी मैं आपको देता हूँ, देखो है ना, जब अवध के नवाब हुआ करते थे उसी समय इमामबाड़ा बना था। तो बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कब हुआ है? तो ये इमामबाड़ा बना है भैया 1784 में। कब बना है? 1784 में, है ना। बड़ा इमामबाड़ा किस राजा के समय में इसका निर्माण हुआ है? तो राजा आसफ उद्दौला, आसफ उद्दौला, है ना, ये अवध का नवाब था, इसने इसका निर्माण कराया है। आसफ उद्दौला ने निर्माण कराया है ना। किस स्थान पर है? तो यह है भैया लखनऊ में। लखनऊ में पड़ता है बड़ा इमामबाड़ा, अर्थात यूपी में है ना। ये जो बड़ा इमामबाड़ा है, ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? इसे और किसी नाम से जानते हैं? तो कहते हैं लखनऊ की भूल भुलैया, लखनऊ की भूल भुलैया। ठीक है, तो ये 4 सवाल अगर आप ध्यान से सुन लोगे या इनको याद कर लोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो निकल जाएगा, हो जाएगा, है ना। देखिए ये राजा पूछते हैं किसके समय में ये निर्माण हुआ था? तो आसफ उद्दौला के समय में बड़ा इमामबाड़ा बना था। कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है? भूल भुलैया है। कब बना था? 1784 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना, और आपके ज्ञान में इसने बढ़ोतरी की होगी, है ना। इसी उम्मीद के साथ में कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।